गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। क्लास कल के वीडियो एक्सप्लेनेशन में हमने हमारा टॉपिक एसिड एंड बेसिस और उससे जुड़े हुए तीन कॉन्सेप्ट्स, हमारे तीन थ्योरीज जो कि थी लुईस कॉन्सेप्ट, ब्रॉन्स्टेड लॉरी एंड आर्रीनियस कॉन्सेप्ट। ये तीन सिद्धांत हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे। आज के एक्सप्लेनेशन में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हाउ टू आइडेंटिफाई दैट अ गिवन सब्सटेंस इज एसिड और बेस। कैसे पता करें कि हमारा जो पदार्थ हमें दिया गया है वो अम्लीय है या क्षारीय है, एंड व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ दैट एसिड और बेस। जो भी अम्ल या क्षार हमें दिया गया है उसकी अम्लीयता या क्षारीयता कितनी है। तो ये पता लगाना कि कोई भी पदार्थ अम्ल या क्षार है, इसके लिए हम जिन पदार्थों का, जिन वस्तुओं का उपयोग करते हैं उन्हें हिंदी में सूचक और इंग्लिश में इंडिकेटर्स कहा जाता है। हमारे कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स की अगर हम बात करें तो लिटमस पेपर, आप सबने सुना होगा। लिटमस पेपर जो है एक्चुअली में ये एक लिविंग थिंग से हमें मिलता है जिसका नाम होता है लाइकेन। ये काई होती है पानी में, आपने देखा होगा हरी कलर की काई जम जाती है, लाइकेन कहते हैं उसे। तो उसको डिसॉल्व करके उसके सॉल्यूशन को पेपर में पेस्ट करके उससे लिटमस पेपर बनाया जाता है। और ये दो कलर के होते हैं लिटमस पेपर, एक ब्लू कलर का होता है, एक रेड कलर का होता है। और एसिड और बेस को पहचानने का काम ये होता है कि जो रेड लिटमस पेपर होता है वो एसिडिक सॉल्यूशन होगा तो उसका कलर चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर कोई बेसिक सब्सटेंस है, कोई बेसिक सॉल्यूशन है, तो रेड लिटमस पेपर का, लाल लिटमस का जो रंग होता है वो नीला हो जाता है। और इसी के ठीक विपरीत जो हमारा ब्लू लिटमस पेपर होता है, अगर बेस होगा तो उसमें कोई कलर चेंज नहीं होता है, बट अगर आप किसी एसिड में डिप करोगे तो ब्लू लिटमस पेपर जो है वो रेड हो जाता है। कुछ जगहों पर ये जो पॉइंट्स हैं ये इस तरह से भी लिखे होते हैं कि लिटमस पेपर का कलर एसिड की प्रेजेंस में रेड रहता है और बेस की प्रेजेंस में ब्लू। यानी कि आप कोई भी लिटमस पेपर लो, रेड लोगे तो एसिड है तो रेड ही रहेगा, ब्लू लोगे तो वो भी रेड हो जाएगा। और अगर ब्लू लिटमस पेपर लिया और बेस है तो वो ब्लू ही रहेगा, और रेड लिटमस पेपर लोगे बेस में तो वो भी ब्लू हो जाएगा। तो आप चाहे इस तरह से याद रख लीजिए, चाहे पहले जो पॉइंट मैंने आपको बताया, दोनों ही तरह से आप याद कर सकते हैं। और अगर न्यूट्रल सॉल्यूशन है तो लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं होगा। इसके अलावा एक और नेचुरल इंडिकेटर जो हमारे घरों में पाया जाता है जिसे हम कहते हैं हल्दी, टर्मरिक। हल्दी का काम होता है कि जब बेस के कांटेक्ट में आती है तो इसका कलर रेड हो जाता है, और जब एसिड के कांटेक्ट में आती है तो ये कलर मतलब इसमें कोई कलर चेंज नहीं होता, वो पीली ही रहती है। यानी क्षार के साथ ये लाल हो जाती है, ऐसे चूना मिलाइए हल्दी में तो लाल रंग का हो जाता है। तो आप इससे भी टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो हमें बताते हैं कि जो सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस। इनमें दो हमारे केमिकल सब्सटेंस हैं, एक है फिनोप्थलीन और दूसरा है आपका मेथिल ऑरेंज। फिनोप्थलीन, फिनोप्थलीन को अगर आप एसिड में डालते हो, फिनोप्थलीन का वैसे कलर जो होता है कलरलेस होती है, यानी कि रंगहीन होती है फिनोप्थलीन। और इसको जब आप किसी एसिड में डालोगे तो ये कलरलेस ही रहने वाली है, इसमें इसके रंग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन जैसे ही इसको किसी बेस में डाला जाता है तो ये पिंक कलर की हो जाती है। फिनोप्थलीन का कलर क्या हो जाता है, हल्का गुलाबी, यानी कि पिंक कलर आ जाता है। वहीं जो मेथल ऑरेंज होती है ये ऑरेंज कलर की एक डाई होती है, और इसमें अगर आप बेस मिलाते हैं तो उसका जो कलर है वो येलो हो जाता है, और अगर एसिड में मिलाते हैं इसको तो उसका कलर मेथिल ऑरेंज से हल्का सा रेडिश कलर हो जाता है। तो ये हमें आइडेंटिफाई करके बता देता है कि जो सब्सटेंस है हमारा वो एसिड है या बेस है। तो दो मैंने आपको नेचुरल इंडिकेटर बताया, दो मैंने बताया आपको केमिकल इंडिकेटर। इसके अलावा हमारे पास कुछ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स भी होते हैं। ऑल्फैक्टरी वर्ड जो होता है ये खुशबू से जुड़ा होता है, यानी कि ये इंडिकेटर, ये सूचक जो होते हैं ये खुशबू को बदल करके हमको बताते हैं कि कोई भी सब्सटेंस जो है वो एसिड है या बेस। जिसमें आप थोड़ा रिसर्च करिएगा। मैं दो नाम आपको बताता हूँ, एक है वनीला एसेंस, वनीला की जो बूंदें होती हैं, वनीला की अपनी एक महक होती है, एक ऑर्डर होती है। और दूसरा है हमारा जो अनियन, वो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी सूचक के रूप में कार्य करते हैं। इसको पता लगाने की जिम्मेदारी, मतलब ये होमवर्क आपका है कि ये किस तरह से वर्क करते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर से मतलब है
कि अभी तक हमने जितने भी इंडिकेटर पढ़े वो सब हमें सिर्फ ये बता सकते हैं कि कोई भी जो सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस, लेकिन कोई भी सब्सटेंस कितना एसिडिक है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है, ये नहीं बता सकते। इसके लिए हमें एक स्केल की ज़रूरत थी। तो साइंटिस्ट ने हमारे एक यूनिवर्सल इंडिकेटर खोजा, एक ऐसा सूचकांक खोजा, एक ऐसा स्केल खोजा जिसकी सहायता से हम ये पता लगा सकते हैं कि जो सब्सटेंस है, जो पदार्थ है, वो कितना अम्लीय है और कितना क्षारीय है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर पीएच स्केल की। क्या होता है पीएच स्केल? पीएच स्केल जो है ये 14 कलर्स का मिल करके एक बैंड टाइप का होता है। इसमें 0 से लेकर के 14 तक के जो नंबर्स हैं वो मेंशन होते हैं। जो 14th नंबर पे जो कलर होता है वो वॉयलेट या ब्लूइश वॉयलेट कलर का होता है, और 0 पर जो कलर होता है वो एकदम रेड होता है। विबग्योर आप जानते होंगे, विबग्योर का पैटर्न। बाकी बीच में जो है कलर आपके ऑरेंज है, येलो है, इस तरह से इसमें कलर आते हैं। और जो न्यूट्रल पॉइंट होता है दैट इज 7, उसका कलर जो होता है वो ग्रीन होता है। तो ये एक यूनिवर्सल इंडिकेटर में एक सॉल्यूशन खोजा गया था, पीएच सॉल्यूशन इसको कहा जाता था। वो क्या होता था, उस पीएच सॉल्यूशन को, या अब तो पेपर फॉर्म में भी आने लगा है, लैब जब आप जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा, उस पेपर को, पीएच पेपर को जब हम किसी सब्सटेंस में डिप करते हैं तो उसमें वॉयलेट कलर से लेकर यानी बैगनी रंग से लेकर के लाल रंग तक में बीच में कोई भी रंग जो है वो परिवर्तित हो सकता है। और पर्टिकुलर नंबर का कलर आने पर हम ये बता सकते हैं कि इस केमिकल सब्सटेंस का पीएच आखिर कितना है। जैसे कि मान लो कि अगर आपके पीएच पेपर का जो रंग है वो एकदम बैगनी आ गया, तो इसका मतलब है कि उसका पीएच जो है वो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और अगर आपके पीएच पेपर का जो रंग है वो लाल आ गया तो उसका पीएच कितना हो जाएगा, 0 आ गया। अगर पीएच पेपर का कलर ग्रीन आ गया, हरा आ गया, तो फिर वो उसका पीएच क्या माना जाएगा कि 7 है और ये न्यूट्रल है। एंड अब मैं आपको बता देता हूं कि इसमें नंबर्स बढ़ने और घटने पर क्या होता है। पीएच पेपर में जैसे जैसे पीएच की वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे बेसिक करेक्टर यानी कि क्षारीयता बढ़ती है। क्या बढ़ती है? क्षारीयता। जैसे जैसे हम इधर जाते हैं और जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं वैसे वैसे एसिडिक करेक्टर बढ़ता है, यानी अम्लीयता बढ़ती है। इसका मतलब जो 14th वाला होगा वो सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, सबसे ज़्यादा क्षारीय होगा। इसको मैं इधर की तरफ शिफ्ट कर देता हूँ। और जो 0 वाला होगा वो सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा। और आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि 0 जो पीएच आता है वो 1 मोलर, 1 मोलर सांद्रता यानी 1 मोलर कंसंट्रेशन का जो HCl होता है उसको अगर आप डिप करोगे, पीएच पेपर उसमें डिप करोगे तो उसका कलर रेड आएगा। और जो 1 मोलर NaOH होता है, 1 मोलर सांद्रता वाला जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है वो सबसे ज़्यादा बेसिक होता है, सबसे ज़्यादा क्षारीय होता है। तो ये हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर है और ये रहा हमारा पीएच स्केल। और ये हमें प्रैक्टिकली ये करके बता सकता है कि हमारा जो सब्सटेंस है वो कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है। इसके बाद पॉइंट ये आता है कि अगर हमें थियोरेटिकली ये चीज़ सॉल्व करके बतानी हो, आई मीन आपको न्यूमेरिकल में कंसंट्रेशन वगैरह दी हो किसी भी एसिड की, आपको ये पता है कि एसिड होते हैं जो H+ आयन देते हैं, बेस होते हैं जो H- देते हैं। तो अगर आपको किसी सॉल्यूशन में H+ आयन की कंसंट्रेशन दी हो या OH- आयन की कंसंट्रेशन दे दी जाए थियोरेटिकली, यहाँ तो भाई प्रैक्टिकली हमें पता चल रहा है, थियोरेटिकली अगर हमें ये चीज़ लिख करके किसी को बतानी हो कि किसी भी सब्सटेंस का पीएच कितना होगा, तो इसके लिए भी साइंटिस्ट ने हमें कुछ फॉर्मूलाज दिए हुए हैं। तो ध्यान से देखिएगा, पीएच जिसे हम पीएच इतनी देर से कह रहे हैं, एक्चुअली में इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पावर, पी से होता है पावर और एच का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो पीएच का मतलब बनता है जाकर पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, यानी कि जो हाइड्रोजन आयन है उनकी सांद्रता कितनी है। और इसका जो फॉर्मूला होता है पीएच इज इक्वल टू होता है -log H+ आयन कंसंट्रेशन। और इसी तरह से अगर कोई सब्सटेंस बेस है तो उस कंडीशन में हम कैलकुलेट करते हैं POH, जो कि हमें पावर बताता है हाइड्रोक्साइड आयन की, क्योंकि बेस में क्या होता है OH- होते हैं, तो वो हमें पावर बताता है OH- आयन की कि इसमें कितने OH- है। भाई किसी में जितने ज़्यादा H+ आयन होंगे वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा, और जिसमें जितने ज़्यादा OH- होंगे वो उतना ज़्यादा बेसिक होगा। तो POH का फॉर्मूला यहाँ पर हो जाता है -log OH- कंसंट्रेशन। तो ये हमारे पास दो फॉर्मूला निकल के आते हैं, पीएच
एंड POH के। बट यहीं पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता हुआ चलूं कि आपसे जब भी पूछा जाता है, चाहे सब्सटेंस एसिडिक हो चाहे सब्सटेंस बेसिक हो, आपको बताना उसका pH होता है। तो आप कुछ लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अगर बेस है तो वो उसमें OH माइनस प्रेजेंट होंगे, तो उस कंडीशन में तो हम POH फाइंड करेंगे, तो हम pH कैसे बताएंगे? तो इसके लिए भी इन दोनों में एक रिलेशन बताया गया दैट pH प्लस POH जो है वो 14 के इक्वल होता है। यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन एंड पावर ऑफ OH माइनस आयन कंसंट्रेशन जो है 14 के इक्वल होता है। तो फॉर सपोज किसी बेस के लिए आपने POH कैलकुलेट किया, तो बस उसको 14 से आप माइनस कर दोगे तो pH वहां पर आ जाएगा 14 माइनस दैट इज POH। और वहां से आप ये सॉल्व करके बता सकते हो कि जो pH है वो कितना है। अगर pH 7 से ग्रेटर रहेगा तो सब्सटेंस बेसिक होगा, और अगर pH 7 से लेस होगा तो वो सब्सटेंस एसिडिक होगा। अब ये रिलेशन कहाँ से आया ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। इसके लिए जो कॉन्सेप्ट हमें समझना है वो है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। इसे हम कहते हैं हिंदी में जल का आयनिक गुणनफल। क्या होता है? हमें पता है कि जो वाटर है हमारा वो कैसा होता है, वो एम्फोटेरिक होता है, नेचर में उभयधर्मी होता है। हम वाटर को न्यूट्रल नहीं कहते हैं। जल जो है वो न्यूट्रल नहीं होता, उदासीन नहीं होता, वो एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक यानी उभयधर्मी वे पदार्थ होते हैं जो अम्ल व क्षार दोनों की तरह कार्य करते हैं। देखिएगा कैसे। H2O अगर अपने आयंस में ब्रेक होगा तो क्या फॉर्म करेगा? H प्लस और OH माइनस फॉर्म करेगा। इट मीन्स वाटर जो है H प्लस भी देता है और OH माइनस भी देता है। अब अगर इसमें हम लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करें तो उस कंडीशन में के इक्विलिब्रियम जो है वो इज इक्वल टू निकल के कितना आएगा? यहाँ पर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन OH माइनस की, क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर रहती है और रिएक्टेंट की नीचे। फिर इसके बाद हम यहाँ क्या करें, हमें सिर्फ क्या निकालना है? आयनिक प्रोडक्ट निकालना है वाटर का। वाटर के आयंस क्या होते हैं? H प्लस और OH माइनस। तो इन दोनों की वैल्यू, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालने के लिए जो H2 यहाँ डिवाइड में इसको इधर इनटू में भेज दें तो ये आ जाएगा KEQ इंटू H2O कंसंट्रेशन, एंड ये आ जाएगा H प्लस इंटू OH माइनस। और ये जो KEQ इंटू H2O है यानी के इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगा और वाटर की जो कंसंट्रेशन होगी, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है उसे साइंटिस्ट ने एक नए वर्ड से डिनोट किया दैट इज KW। और इस KW को ही कहा जाता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, यानी कि जल का आयनिक गुणनफल। क्यों? क्योंकि ये कहाँ से आ रही वैल्यू? ये वैल्यू आ रही है H प्लस और OH माइनस को मल्टीप्लाई करने से। भाई ये वैल्यू किसके इक्वल होगी? H प्लस इंटू OH माइनस, और ये H प्लस OH माइनस क्या है? ये वाटर के आयन से। तो वाटर का जो आयनिक प्रोडक्ट है उसको हमने किससे डिनोट कर दिया? KW से। इस कॉन्सेप्ट, इस फॉर्मूले के बाद हमें यहाँ पर बस इतना लिखना है कि जो हमारा प्योर वाटर होता है, जो शुद्ध जल होगा, शुद्ध जल में H प्लस और OH माइनस ये दोनों जो है वो आपस में इक्वल होंगे। भाई प्योर वाटर है, शुद्ध जल है, तो उसमें H प्लस की कंसंट्रेशन और OH माइनस इन दोनों की कंसंट्रेशन क्या होगी? इक्वल होगी। अब इस रिलेशन को अगर हम यहाँ यूज करें तो उस कंडीशन में KW क्या आ जाएगा? KW इज इक्वल टू आ जाएगा H प्लस, और मान लो OH माइनस की जगह पे क्या लिख दिया? H प्लस। तो ये H प्लस क्या हो जाएंगे? इनटू हो जाएंगे यहाँ पर। H प्लस क्या हो जाएगा? विच एम्प्लॉयज KW इज इक्वल टू H प्लस स्क्वायर। अब 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है हमारा, हम इसको मानते हैं। जब भी लेबोरेटरी में कोई वर्क करते हैं तो 25 से 27 डिग्री सेल्सियस जो है वो हम रूम टेम्परेचर मान के चलते हैं। तो रूम टेम्परेचर पर जब साइंटिस्ट ने मेजर किया तो जो KW होता है यानी वाटर के जो आयनिक प्रोडक्ट होता है उसका जो वैल्यू होती है वो 1.0 इंटू 10 की पावर माइनस 14 होती है। तो ये वैल्यू अब किसके इक्वल हो जाएगी? H प्लस आयन कंसंट्रेशन के स्क्वायर के। अभी किसी चीज़ में 1 का मल्टीप्लाई करो तो वैल्यू चेंज होती है? नहीं होती है। भाई 1 का मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू वही आ जाएगी। तो इसको हम इन शॉर्ट लिख सकते हैं H प्लस 10 की पावर माइनस 14।
अब यहाँ पर स्क्वायर है, हमें निकालना है H प्लस आयन की कंसंट्रेशन। तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन निकालनी किसमें, प्योर वाटर में। तो प्योर वाटर में यहाँ पर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रूट लेना पड़ेगा। जिनको सॉल्व करना आता है, पावर यहाँ पर हाफ हो जाएगी और हो जाएगी 10 की पावर -7। एंड प्योर वाटर में जो H प्लस होता है वो OH माइनस के क्या होता है, इक्वल होता है। इसका मतलब कि अगर वाटर प्योर है, जो एम्फोटेरिक की तरह बिहेव कर रहा है, उस कंडीशन में H प्लस आयन की जो कंसंट्रेशन है OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन के इक्वल होती है, और वो होती है 10 की पावर -7। तो अब बताइए कि वाटर क्या होता है, एम्फोटेरिक। उस कंडीशन में अगर कोई भी ऐसा सब्सटेंस होगा जिसमें H प्लस आयन की कंसंट्रेशन 10 की पावर -7 है, तो उसको हम क्या मानेंगे, न्यूट्रल। उसको न्यूट्रल क्यों मानेंगे, क्योंकि वाटर में तो एम्फोटेरिक नेचर इसलिए क्योंकि उसमें H प्लस और OH माइनस दोनों है। बट हम एक ऐसे सब्सटेंस की बात करें जिसमें सिर्फ H प्लस आयन है या OH माइनस है, वो कितने हैं, उनकी वैल्यू 10 की पावर -7 है, तो उस कंडीशन में वो होगा न्यूट्रल यानी उदासीन। इसका मतलब अगर H प्लस की कंसंट्रेशन 10 की पावर -7 के इक्वल आती है, तो जो पदार्थ है, जो सब्सटेंस है, वो क्या माना जाएगा, न्यूट्रल माना जाएगा। अब चलिए एक काम करते हैं, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं, किससे, 10 की पावर -7 से। तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन जब 10 की पावर -7 से ज़्यादा होगी, यानी कि यहाँ पर H प्लस आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई ना, न्यूट्रल था तो इतनी थी, अभी ज़्यादा हो गई तो सब्सटेंस कैसा हो जाएगा, एसिडिक यानी अम्लीय। और जब H प्लस आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, 10 की पावर -7 से कम हो जाएगी, तो जब इसकी कम हो जाएगी तो OH माइनस की क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो उस कंडीशन में सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बेसिक यानी क्षारीय। इसीलिए जब हम पानी में कोई चीज़, कोई सब्सटेंस मिलाते हैं, तो पानी में पहले H प्लस और OH माइनस की कंसंट्रेशन सेम रहती है। बट आपने अगर कोई सब्सटेंस मिलाया और वो नेचर में एसिडिक है, तो वो पानी में जाके क्या करेगा, H प्लस आयन को बढ़ा देगा, क्योंकि एक तो पानी में पहले से ही 10 की पावर -7 H प्लस आयन थे। अब आपने कोई एसिड डाल दिया तो वो अपने भी H प्लस आयन जाके वहाँ रिलीज करेगा, और टोटल H प्लस आयन जो है वो क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, और टोटल OH माइनस आयन कम हो जाएंगे। तो फिर सब्सटेंस कैसा हो जाएगा, एसिडिक। और इसी का उल्टा, अगर आपने कोई बेस मिला दिया, कोई क्षार मिला दिया, तो वो क्या करेगा, पानी में जाकर के OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ा देगा। तो उस कंडीशन में टोटल OH माइनस आयन जो होंगे वो H प्लस से ज़्यादा हो जाएंगे, तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, बेसिक यानी क्षारीय। अब इस वैल्यू का यूज़ मैं करूँगा यहाँ पर, जो मैंने आपको pH का फॉर्मूला बताया था। देखिए pH का फॉर्मूला क्या था, -log ऑफ H प्लस आयन, और POH का फॉर्मूला क्या था, -log OH माइनस आयन। तो इन दोनों फॉर्मूलाज में मैं यहाँ पर जो H प्लस आयन और OH माइनस आयन की जो कंसनट्रेशन आई है प्योर वाटर में, इससे मैं आपको वाटर का pH निकाल करके बताऊँगा। तो यहाँ पर pH का फॉर्मूला लिख दिया, H प्लस आयन की कंसनट्रेशन लिख दी। अब जिनको लॉग सॉल्व करना आता है वो यहाँ ध्यान से देखें। लॉग में जब कुछ पावर होती है, तो पावर जो होती है, लॉग को सॉल्व करो, लॉग a की पावर m है अगर, तो उसकी वैल्यू होती है m log a, यानी जो पावर होती है वो आगे इधर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पर log 10 है और इसकी जो पावर है -7 है, तो ये -7 किधर आ जाएगा, आगे आ जाएगा। तो ये माइनस फॉर्मूले का है, और फिर इधर ये जो -7 है जब आगे आ गया तो जाएगा -7 log 10। क्लियर है, ये माइनस फॉर्मूले का था, इसको बाहर कर लिया। अब जब ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, प्लस का 7। और जो log 10 की वैल्यू होती है, देखिएगा log 10 की वैल्यू होती है 1, तो ये हो जाएगा log 10 की वैल्यू 1 हुई तो 7 × 1, तो कितना आ गया, 7। वाटर का pH कितना आ गया, 7 आ गया। इसी तरह से वाटर का POH निकालेंगे तो भी कितना आएगा, 7 आएगा। तो pH प्लस POH कितना आ गया, 14। आया समझ में, कहाँ से आया फॉर्मूला। तो आप कोई भी सॉल्यूशन हो, अगर आप pH निकालना चाहते हैं pH निकाल लीजिए, POH दिया हुआ है और उसकी हेल्प से pH निकालना चाहते हैं तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप pH POH कुछ भी जो आप चाहें निकाल सकते हैं। बट क्वेश्चन जब भी पूछा जाता है तो आपसे चाहे सब्सटेंस एसिडिक हो या बेसिक, आपसे pH ही पूछेगा, क्योंकि जो स्केल होता है हमारा ये pH स्केल होता है, POH स्केल नहीं। यहाँ पर हमें pH की वैल्यू के थ्रू बताना होता है कि कोई भी सब्सटेंस जो है वो एसिडिक है या बेसिक, और है तो कितना है। क्लियर है, अगर pH की वैल्यू 7 से ग्रेटर तो वो बेसिक होगा, 7 से कम तो एसिडिक, 7 है तो न्यूट्रल। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट
पीएच का, जिसमें हम एसिड और बेस क्या होते हैं, कैसे इनको पता लगाएं, कैसे आइडेंटिफाई करें अम्ल और क्षार को, और कैसे उनकी स्ट्रेंथ, कोई भी सब्सटेंस कितना अम्लीय है कितना क्षारीय है ये कैसे पता लगाएं, ये हमने सीखा। इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो वो आकर के पूछ सकता है। ओके क्लास, थैंक यू।